हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जू जस्ट स्टडी और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। जैसे कि आप सबको पता है, आपका जो नया सिलेबस आया है उसकी विज्ञान क्लास अर्थ की विज्ञान जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। इसके पहले पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, साथ में उसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। अगर प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो आपकी मैथ्स क्लासेस हैं सारी की सारी, वो हमने यहाँ पे उसकी लिंक डाल दी है, हमारे ऐप की लिंक डाल दी है, साथ में हमने जो साइंस आपकी पढ़ाई जा रही है उसकी भी लिंक भी डाल दी है। तो चलिए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये है पहला चैप्टर, सॉरी दूसरा चैप्टर। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित अनेक जीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। मतलब हम कहीं ना कहीं देखते ही रहते हैं कि कोई छोटा सा जीव उधर टहला उधर टहला, जिनको हम अपनी आंखों से आराम से देख सकते हैं। लेकिन कुछ जीव हमारे ऐसे भी होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। उन्हें देखने के लिए हमें एक विशेष यंत्र, जिसको हम माइक्रोस्कोप बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं, उसकी सहायता पड़ती है। ठीक है, तो इन्हें हम ऐसे जीवों को जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते उनको हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। केवल आंखों से नहीं देख सकते इन्हें देखने, ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफेद काले धब्बे मतलब पड़ जाते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से, आवर्धक लेंस मतलब वही सूक्ष्मदर्शी में जो लेंस लगा होता है, आवर्धक लेंस क्या होता है? एक इस तरीके से इसका लेंस होता होगा, हो सकता है आपने प्रत्यक्षता ना देखा हो। ठीक है, जो डिटेक्टिव लोगों के पास होता है वो उसको हम आवर्धक लेंस कहते हैं। ये एक ऐसा लेंस होता है जिसमें हम चीजों को देखते हैं तो वो चीजें हमको बड़ी दिखती हैं। ठीक है, आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए आपको काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या है? ठीक है, तो यही क्या है, हमारे बैक्टीरिया वगैरह सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम आवर्धक लेंस से देखते हैं। आगे चलते हैं, सूक्ष्म जीव की बात की जा रही है। दो क्रियाकलाप हमारे यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला क्रियाकलाप जो है वो हमसे कह रहा है बगीचे अथवा मैदान से। ठीक है, बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? तो कुछ नहीं है, आपको मिट्टी का परीक्षण करना है कि मिट्टी में जो हमारे सूक्ष्म जीव हैं वो जल में थोड़े बहुत तो मिक्स हो ही जाएंगे, तो भाई उस एक बूंद का हमें परीक्षण करना है। दूसरा जो क्रियाकलाप इन्होंने दिया है, एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदे लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। इसमें भी हमें वही करना है। फिर ये करें, क्या आपको सूक्ष्म जीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? मतलब जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो क्या होगा कि उसमें छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होंगे, ठीक है, वो हमको चलते हुए नजर आएंगे। पर हम ऐसे ही इसको अपनी आंखों से, ठीक है, बिना चश्मा लगाकर देखेंगे तो भी नहीं दिखेगा। ऐसे ही देखेंगे ना, जिसको बोलते हैं नग्न आंखों से देखेंगे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा। बस हमको इतना पता चलेगा कि ये पानी गंदा है। जब इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो ही हमें पता चलेगा कि ये आखिर पानी गंदा क्यों है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें लिखा है इन प्रेक्षणों से पता चलता है मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से नहीं देख सकते। ठीक है, इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जाता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। मतलब इन्होंने जो ब्रेड वाला एग्जाम्पल दिया है उसमें जो सूक्ष्म जीव है उनको हम आवर्धक लेंस लगा के देख सकते हैं, लेकिन कुछ जीव इतने भी छोटे होते हैं जिनको हम बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देख सकता। यही कारण है कि इन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं देखा जा सकता। जैसे कि ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, इन पे हम टिक लगाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, एक हमारी पीडीएफ हम आपको बुक, ये हमारी बुक की पीडीएफ है। ठीक है, एक बिल्कुल साफ सुथरी, जिसमें हमने कोई भी टच नहीं किया है, मतलब किसी तरह का कोई निशान नहीं लगाया है, वो बुक, और जो हम जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट पे निशान लगाते हुए चल रहे हैं, ठीक है, वो बुक, दोनों आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी हमारे ऐप पे। ठीक है, और साथ में इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है, आप बहुत सारे ऐप आपने डाउनलोड किए होंगे पर वहां पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन आंसर जो है गलत दिए हैं। हम आपको प्रॉपर बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आप चाहे तो
कंपेयर भी कर लेना। बहुत ही जगह बहुत गलत गलत देके रखा है हमने, उनमें एरर को सही करके आपको प्रोवाइड कराया है। और साथ में आपके मतलब जितनी भी बुक्स हैं, ठीक है, आपकी क्लास की फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जितनी भी बुक्स हैं उनके सोल्यूशन, मैथ्स के तो 2 तरीके के सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, एक तो अपने हैंड रिटन नोट्स वाले और दूसरे हमारे प्रिंटेड नोट्स। तो वो सोल्यूशन बिल्कुल फ्री में आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है एनसीईआरटी बुक्स एंड सोल्यूशन। पर ऐप प्ले स्टोर पे जाना, आपको ये नहीं सर्च करना, ये सर्च करोगे काफी टाइम लगेगा। आपको सर्च करना होगा जूजस स्टडी। आप यहाँ पे एक वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो की तरह ही आपको जाना है, अपनी बुक्स को अपने ऐप को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आप चलते हैं। यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारा। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो सूक्ष्म जीवों को 4 वर्गों में बांटा गया है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ समान सूक्ष्म जीव दर्शाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इन्होंने विषाणु की बात की है। विषाणु सूक्ष्म होते हैं। विषाणु क्या होते हैं, विषाणु को हम हिंदी में वायरस कहते हैं, क्या सॉरी इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। विषाणु हमारा हिंदी शब्द है, वायरस हमारा इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, ये इन दोनों का मतलब जो है वो सेम होता है। ये भी सूक्ष्म होता है, परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु दर्शाए गए हैं कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी जो होती है विषाणु द्वारा उत्पन्न होती है। तो मतलब ये कुछ सामान्य रोग की बात की जाए, जुकाम हुआ, इन्फ्लुएंजा हुआ, जो हमारे फ्लू होते हैं, ये खांसी वगैरह, ये सब किसके कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं। तो ये कहाँ मतलब उत्पन्न हो, जीवाणु, ये सब जो है जंतु कोशिका में ही पैदा होते हैं। कैसी जगह वायरस जो होते हैं जंतु कोशिका में पैदा होते हैं, मतलब कोई जीव हुआ जो जीवित जीव है, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, ठीक है, उनमें ये होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। तो इन्होंने बोला है कुछ विशेष रोग जैसे पोलियो, खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। तो पोलियो और खसरा भी किसके द्वारा होते हैं, विषाणु के कारण ही होते हैं। इन्होंने बोला है अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। ये पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि अतिसार किसके द्वारा होते हैं, तो अतिसार और मलेरिया दोनों ही किसके द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया। क्वेश्चन आपको उसमें क्वेश्चन आंसर जो आपके दिए गए हैं उनमें पूछा भी गया है मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, अतिसार भी प्रोटोजोआ के कारण होता है। टाइफाइड एवं क्षय रोग जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है। ठीक है, टाइफाइड या क्षय रोग, इसको हम टीबी बोलते हैं, ये जीवाणु के द्वारा होते हैं। ठीक है, और इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। तो आगे हमको यहाँ पे कुछ जीवाणु वगैरह दिखाए गए हैं। भाई पहला स्पाइरल जीवाणु दिखाया गया है। इस तरीके के ये जो जीवाणु जो घुमा हुआ है, इस तरीके से ये हमारा घूमे हुए है ना, तो इसलिए इनको क्या बोला गया है, स्पाइरल जीवाणु बोला गया है। ये छड़नुमा, ये सीधे सीधे होते हैं इस तरीके से, ये छड़नुमा जीवाणु है। ठीक है, ये हमारे क्या है, जीवाणु है। आगे चलते हैं। ये हमारे यहाँ पे 2 तरीके के शैवाल दिखाए गए हैं। ठीक है, ये वाला शैवाल जिसका नाम है क्लेमाइडोमोनास, क्या नाम है, क्लेमाइडोमोनास शैवाल है। कुछ इस तरीके का होता है, ये स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्पाइरल की तरह लग रहा है, तो इसका नाम स्पाइरोगाइरा इसका नाम है। ठीक है, ये क्या है, हमारे शैवाल है। आपसे सवालों के नाम भी पूछा जा सकता है कि क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो क्लेमाइडोमोनास एक शैवाल है। आपसे ये पूछा जा सकता है स्पाइरोगाइडरा, ठीक है, ये क्या है, स्पाइरोगाइरा क्या है, तो ये एक शैवाल है। प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो अमीबा एक प्रोटोजोआ है। अमीबा क्या है, एक प्रोटोजोआ है। पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम भी एक प्रोटोजोआ है। अमीबा और पैरामीशियम प्रोटोजोआ में आते हैं। ठीक है, तो ये नाम 2 है, वो आपको ध्यान रखने, थोड़े टफ है, बोलने में भी थोड़े टफ है, लेकिन ध्यान रखना है, स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ कवक दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ कवक दिखाए गए हैं, 3 टाइप के कवक दिखाए गए हैं। एक है राइजोपस, ठीक है, राइजोपस ब्रेड मोल्ड, जिनको हम ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। राइजोपस कहाँ पाए जाते हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। पेनिसिलियम, ठीक है, पेनिसिलियम एक हमारा क्या है, कवक है, इससे दवाई बनाई जाती है। फिर एस्परजिलस,
एस्परजिलस भी एक उस तरीके का हमारा क्या है, कवक है। ठीक है, इनमें क्या होता है, ऊपर इस तरीके से छाता टाइप में होता है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमारे क्या है, तीन तरीके के हमारे कवक हमारे आपके चैप्टर में दिए गए हैं, राइजोपस, पेडिसिलियम, फिर है एस्परजिलस। ठीक है, एस्परजिलस क्या है, एक कवक है। आगे चलते हैं तो हमको मिलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये विषाणु आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है, विषाणु है। अभी आपको पता चलेगा ये विषाणु कैसा है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, दो टाइप के विषाणु दिए गए हैं पर इनका नाम नहीं दिया गया है। तो आगे चलते हैं, आगे हमारी नेक्स्ट रीडिंग है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा कि पहले तो हम पढ़ लेते हैं, इन्होंने बताया क्या है, इन्होंने बोला है सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, मतलब सूक्ष्म जीव जो होते हैं एक कोशिक भी हो सकते हैं, मतलब एक कोशिका वाले भी हो सकते हैं और बहुकोशिका वाले भी हो सकते हैं। एक कोशिका वाले सूक्ष्म जीव हमारे कौन होते हैं, जीवाणु होते हैं, कुछ शैवाल होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं। बहुकोशिक की बात करते हैं, जैसे कि कई सारे शैवाल और कवक जो होते हैं वो हमारे बहुकोशिक होते हैं। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। क्या मरुस्थल एवं दलदल में भी पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल में भी पाए जाते हैं, दलदल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पे नमी है वहां पे भी पाए जाते हैं, मरुस्थल जहाँ पे गर्मी है वहां भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो और कहाँ भी पाए जाते हैं, मनुष्य सभी सहित सभी जंतु, मतलब मनुष्य के साथ साथ जानवरों में भी ये पाए जाते हैं। फिर कह रहे कुछ सूक्ष्म जीव दूसरों सजीवों पर आश्रित रहते हैं, मतलब कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दूसरे सजीवों पर आश्रित रहते हैं, जैसे कि कुछ वायरस वगैरह हम पर हो गया, वो वायरस हमारे अंदर जीवित है ना, वो अपना पोषण कहाँ से ले रहा है, हमसे ही ले रहा है ना, तो हम पर वो आश्रित है, आया समझ में। ठीक है, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव केवल अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं। तो अमीबा कैसे रहता है, अकेले रह सकता है, मतलब अगर अमीबा को रहना पड़े तो वो अकेले भी रह लेगा, लेकिन अधिकतर क्या होते हैं, जैसे कवक हुए, ठीक है, कुछ जीवाणु हुए, ये कैसे रहते हैं, समूहों में रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक है और कुछ हानिकारक है तथा कुछ जीवों में रोग के कारक है। आइए इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो अब आप यहाँ पे लिखा होगा इनका हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। भाई कुछ तो रोग उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है, अब कुछ जो है हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया कुछ हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे लिए लाभदायक भी हैं। आइए देखते हैं कैसे लाभदायक है। ये कह रहे हैं मित्रवत सूक्ष्म जीव, मतलब ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम मित्र मान रहे हैं, जैसे कि सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जिनसे हम अपनी चीजें बनाते हैं, जैसे कि इन्होंने दही जो है, लैक्टोबैसिलस नाम का एक सूक्ष्म जीव होता है, उसके बिना हमारा दूध से दही नहीं बन सकता, मतलब दही जमाना है तो वो बैक्टीरिया चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक फायदेमंद है ना, लाभदायक है ना। ऐसे हमें ब्रेड खानी है, केक बनाना है, तो हमें ये सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि इनके बिना हमारा ब्रेड केक नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे हम इनको टच कर देते हैं। ठीक है, विभिन्न कार्यों में उपयोग होता है इनका, उपयोग दही, ब्रेड में, केक बनाने में किया जाता है। आगे चलते हैं, प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। एल्कोहल मतलब जो शराब वगैरह होता है, ठीक है, इसका उपयोग मतलब इनको बनाने में भी हमें किसका उपयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट जैसे कि सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठा का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा भी किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन में, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, जैसे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। जैसे कि अभी हमने क्या पढ़ा था, राइजोबियम के बारे में पढ़ा था ना, हमने पिछले चैप्टर में, मतलब पिछली क्लास में पढ़ा होगा राइजोबियम के बारे में। वो एक हमारे सूक्ष्म जीव जीवाणु होते हैं जो दलहनी फसलों में पाए जाते हैं, जो वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे हमारे मृदा में नाइट्रोजन की कमी नहीं होती है। ये क्या है, ये काम कौन कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव ही कर रहे हैं, मतलब ये हमारे लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो और इन्होंने बोला है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। कैसे करते हैं, कार्बनिक अपशिष्ट के रूप में क्या करते हैं, ये जीवाणु जो होते हैं
इन सब चीजों का अपघटन करते हैं, जैसे कि छिलके मिलके हुए, ये इनका अपघटन कौन कर रहा है? सूक्ष्म जीव ही तो कर रहे हैं, ठीक है। अपने आप सड़े कैसे जा रहे हैं? इनमें सूक्ष्म जीव पैदा हो रहे हैं जो इनका अपघटन कर रहे हैं, ठीक है। आया समझ में? तो इनका काम जो है कई जगह होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, दही एवं ब्रेड का बनना, ठीक है। दही और ब्रेड के बनने की बात की जा रही है। कक्षा 7 में आप पढ़ चुके हैं, जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। पढ़ा था ना कक्षा 7 में कि कैसे ये दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं, हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा होगा, जिससे दही जम जाता है, ठीक है। यही करते हैं ना, दूध को दही बनाने के लिए हमें थोड़ा सा दही गर्म दूध में डालना पड़ता है, हल्के गुनगुने दूध में, जिससे वो पूरा का पूरा दही जो है वो हमारा पूरा दूध जो है वो हमारा दही बन जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। तो दही में क्या पाया जाता है? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। उस सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस, जो दूध को क्या करता है? दही में परिवर्तित कर देता है। आगे चलते हैं, वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार, हमें अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। रवा, इडली, भटूरे का महत्वपूर्ण संगठन दही है, मतलब इन सब चीजों में दही ही पड़ता है, ठीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं इष्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं तथा इससे इडली और डोसा बनता है। मतलब क्या किण्वन का मतलब यहाँ पे क्या है? ईस्ट। दूसरा एक पदार्थ, दूसरा एक जीवाणु हमको मिला है यहाँ पे, सूक्ष्म जीव ईस्ट। ये सब करने के लिए हमें कैसे, मतलब हमें ईस्ट मिलाना पड़ता है, जिससे जैसे कि चावल में हमने ईस्ट मिला दिया तो वो बैटर हमारा जो है वो फूल गया तो हमने उसकी इडली बना ली, ठीक है। ये बात यहाँ पे बोली गई है। अभी इन्होंने वही बात की है, प्रयोग भी देख लेते हैं घर पे, आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर लेना। जैसे कि उन्होंने क्रियाकलाप 2.3 बोला है, एक बर्तन में आधा टुकड़ा आटा का मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। तो क्या लेना है? आधा किलो आटा लेना है और मैदा लेना है, मतलब मैदा लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म पानी से हमें उसका डो बनाना है, मतलब उसका आटा तैयार करना है। फिर उसमें थोड़ी सी एक चुटकी हमें क्या डालना है? ईस्ट पाउडर डाल देना है, फिर मिलाकर गूंथ देना है। आप 2 घंटे बाद क्या देखोगे, जो हमने गुथा हुआ आटा रखा था वो उससे दुगना हो गया, फूल गया है। जैसे कि ये यहाँ पे ईस्ट के साथ हमने मैदा मिला के इस तरीके से देखा, वो आटा फूल चुका है। क्यों फूल गया? क्योंकि इसमें ईस्ट मिलाई थी, उसमें हमने बैक्टीरिया मिलाए थे, ठीक है, इसकी वजह से। अब फूलेगा नहीं तो हमारी जो हम ब्रेड वगैरह जो भी बनाएंगे वो अच्छे से पकेगी, मतलब अच्छे से उसका क्या बोलते हैं, वो अच्छा सा स्वादिष्ट नहीं बन पाएगा, वो पिचका हुआ सा। अगर ब्रेड फूली ना हो तो वो ब्रेड किस काम की, ठीक है। तो यही बात है, ये ईस्ट कृत्रिमता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। तो ईस्ट कृत्रिमता क्या है? ईस्ट के कारण क्या होता है, उसमें जो हम जिस चीज में ईस्ट मिला रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो होती है, आ जाती है, पैदा हो जाती है, जिसके कारण उसमें बबल्स वगैरह अंदर उठते हैं और वो हमारी चीज फूल जाती है, ठीक है। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदा के आयतन को बढ़ा देते हैं। वही बात हमने जो बोला है, बबल्स मतलब बुलबुले जो होते हैं वो उसमें पैदा होने आते हैं तो उसका आयतन बढ़ा देते हैं, मतलब उसको दुगना कर देते हैं, फुला देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसी तरीके से ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं। बार बार वही बात लिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग मतलब हमें क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक मतलब कॉमर्शियल कैसे यूज करते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, हिंदी वर्ड नहीं आ रहा है, हिंदी वर्ड ही है वाणिज्यिक, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बड़े स्तर पर अल्कोहल, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। हम इसका बड़े पैमाने पर इसका क्या यूज होता है, आप ऐसे समझ सकते हो। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो क्या करते हैं, गेहूं, चावल, फलों के रस में क्या करते हैं हम, प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा अल्कोहल का उत्पादन करते हैं। मतलब ये सब चीजें जो होती हैं, इनके जो रस होते हैं, ठीक है, इनमें हम ईस्ट मिलाकर अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन आपको आना चाहिए। आगे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इतना कुछ खास एग्जाम्पल नहीं देके रखे हैं ना, इतना कुछ बढ़िया है तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ा रहे हैं, इस क्रियाकलाप को, और इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है
या गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है। तो ध्यान से इस बात को रखना, मतलब जो हमारा अल्कोहल बनाया जाता है, चीनी का जो अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं या फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब जो अल्कोहल बनाई जाती है चीनी वाली, ठीक है, गन्ने के रस वाली, तो हम उसमें किण्वन करते हैं, मतलब उस चीज को सड़ाते हैं, ठीक है। सड़ाने को ही क्या बोला जाता है, किण्वन। किण्वन मतलब कीड़े डालना, ठीक है, सड़ा दिया, ये किण्वन कर दिया, उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब ये फुलाना किसी चीज, आटा वाटा इसको फुलाना, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं, मतलब फुलाना, इसमें किण्वन करना। ईस्ट डालने को हम किण्वन करना भी कहते हैं, जिसमें उसमें बैक्टीरिया ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, जिससे वो चीज हमारी खाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि कभी कभी कभार ही पूछा जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है आगे के लिए भी। लुई पास्चर ने किण्वन की खोज 1957 में की। सन नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये पूछा जा सकता है किण्वन की खोज किसने की, तो किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। सूक्ष्म जीवों के औषधि उपयोग। अब ये जो सूक्ष्म जीव, अभी तक हमने देखा था कि हम इसको बड़े पैमाने पर कैसे यूज कर रहे थे, घर की छोटी छोटी चीजों में कैसे यूज कर रहे थे। अब हम इसको औषधि रूप, मतलब दवा के रूप में कैसे उपयोग करने वाले हैं। जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। मतलब ये जो पेनिसिलिन हुआ और ये प्रतिजैविक की दवा, प्रतिजैविक को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। ये इनकी जो गोली देते हैं, ये इनका स्रोत क्या है, सूक्ष्म जीव ही होता है। ये बीमारी पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। ये इस तरीके के सूक्ष्म जीव होते हैं जो बीमारी पैदा करने वाले हमारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीव है उनको ही नष्ट कर देते हैं, ठीक है, अथवा उनकी वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। मतलब ये जो हमारी औषधि होती है इस प्रकार की, प्रतिजैविक को हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। एंटीबायोटिक का नाम आपने सुना ही होगा। और पेनिसिलिन ये भी हमारा एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, ठीक है। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार के प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे कि इन्होंने नाम बताए हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन। ये समान रूप से उपयोग करने वाली कैसी है, एंटीबायोटिक दवाएं हैं, जिन्हें कवक अथवा जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। कैसे उत्पादित किया जाता है, कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है, ठीक है। कवक और जीवाणु से उत्पादित करने वाली दवाओं की बात की जाए, उनके नामों की बात की जाए, तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये हमारे इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके, संवर्धन मतलब उनको बढ़ा के प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं, ठीक है। कभी कभी हम मतलब इलाज करने के लिए क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करते हैं, मतलब उनकी संख्या को बढ़ाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उसे प्रतिजैविक मतलब एंटीबायोटिक दवा का निर्माण करते हैं, अपने रोगों में इनका उपचार करते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर की बात की है, इनको भाई देख लेते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्करी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जीवाणु की वृद्धि को रोक रहे हैं। यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए, ठीक है। इस प्रकार के फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब ये बस आपसे पूछा जा सकता है कि पेनिसिलिन किसने बनाई, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई है, ठीक है। लेकिन ये मतलब एक स्टोरी आपको आनी चाहिए, अगर स्टोरी अगर आपको आती है तो आपको ये चीज याद रखने में आसानी रहेगी। एक क्या हुआ था, सन 1929 की बात थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो यही अपना प्रयोग वगैरह कर रहे थे जीवाणु से रोगों की रक्षा करने के लिए। तो क्या कर रहे थे, वो जीवाणु का संवर्धन कर रहे थे, मतलब उनकी संख्या को बढ़ा रहे थे। तो एक बूंद जो है उनकी तस्तरी पे पड़ गई, ठीक है। वो जो हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु उन्हें देखे तो तस्तरी पे पड़ गए, और उससे थोड़े बहुत वो होंगे जीवाणु वगैरह होंगे, और वहां पे ग्रीन कलर की फूंद भी होगी। तो उन्होंने देखा जो फफूंद है वो जीवाणु जो है उसमें जो जीवाणु उत्पन्न थे उनको खत्म कर रही है, मार रही है, उनकी वृद्धि को रोक रही है। तो उन्होंने इससे यह निकाल लिया कि इस फफूंद का मतलब इस कवक का यूज करके हम
शरीर के अंदर जो जीवाणु हमारे रोग पैदा करने वाले जीवाणु होते हैं उनको हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो इसी तरीके से पेनिसिलिन जो दवा है उसका निर्माण हुआ। बस यही इतनी ही बात है। आगे चलते हैं। इन्होंने बोला है पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। मतलब पशु आहार का मतलब क्या हुआ, जो पशुओं का खाना है, कुक्कुट आहार, ठीक है, उनका मतलब कुक्कुट आहार जो है उनमें भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, मतलब उनमें भी एंटीबायोटिक मिलाए जाते हैं जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों को संक्रमण को रोकना है। जैसे पशुओं में क्या हो जाता है कि सूक्ष्म जीव जल्दी से पैदा होते हैं क्योंकि वो इतनी जल्दी नहाते वाते तो है नहीं, ठीक है, उनमें बैक्टीरिया जो है जल्दी पनपते हैं। तो उन्हीं को खत्म करने के लिए उनके खाने में क्या मिलाते हैं, एंटीबायोटिक मिलाते हैं। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। मतलब पौधों में भी रोग नियंत्रण के लिए हम एंटीबायोटिक का निर्माण, मतलब एंटीबायोटिक जो है मिलाते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है ध्यान रखना कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाएं लेनी चाहिए। बात लिखी है, पढ़ लो। मतलब कोई भी दवा हमें ऐसे वैसे तो नहीं लेनी है, लेकिन हाँ अगर आपने पढ़ लिया है कि एंटीबायोटिक खाने से हमारे अंदर के जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं वो मर जाते हैं, चलो एंटीबायोटिक ले आते हैं खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सारी दवाएं आपको बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं खानी है, ये बात बोली है। यदि आप एंटीबायोटिक उस समय लेंगे जब आपकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित जीवाणु भी नष्ट कर देगी। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। मतलब अगर आपको वो सर्दी जुकाम हो गया है, उसमें आप एंटीबायोटिक ले रहे हो तो वो उसमें फायदा नहीं करेगी क्योंकि जुकाम वगैरह जो होते हैं वो विषाणु से होते हैं, जीवाणु से नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है हमारा वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन की बात की गई। वैक्सीन को हम हिंदी में टीका बोलते हैं। आपने देखा होगा कि अभी कोरोना की वैक्सीन लगवाई गई थी, ठीक है। बच्चों को तो वैक्सीन देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, भाई उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इन्होंने जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। यह शरीर को स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्म जीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। मतलब कि ये वैक्सीन वगैरह होती क्या है, जैसे कि चेचक है, चेचक भी एक विषाणु के द्वारा ही पैदा होता है, लेकिन चेचक होता है तो चेचक का इंजेक्शन जब लगाया जाता है, ठीक है, ये तो क्या होता है कि हमारे शरीर में पहले से ही उस चेचक के सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हमारे शरीर में पहले से ही इंसर्ट कर दिया जाता है, ताकि अगर बाई चांस हमें चेचक होता है तो हमारे शरीर में ऑलरेडी वो विषाणु पैदा है, बाहर से अगर हमको कोई बीमारी आती है चेचक वाली तो उन दोनों के आपस में फाइट हो और हमारे शरीर के अंदर जो है वो वैक्सीन जो हमने लगाई है उसमें जो सूक्ष्म जीव इंसर्ट कराए गए हैं वो उनसे लड़ाई के बाद उनको खत्म कर देता है, जिससे हमें वो बीमारी नहीं पैदा होती है, ठीक है, हमको मतलब वो बीमारी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है जब रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी मतलब अपनी रक्षा करने के लिए उत्पन्न करता है। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही अगर सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे कैसे लड़ा जाए। मतलब हमारे शरीर को खुद ही पता होता है कि ऑलरेडी हमारे पास ये वायरस रखा हुआ है, तुम क्या हमारा बिगाड़ोगे, तुम अगर आते हुए तुम लड़ा के तुमको भगा दो, ठीक है, वो हमको रोग हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने की प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है, ठीक है। तो अगर इनको जब इंसर्ट कराया जाता है तो इनको मृत अवस्था में इंसर्ट कराया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अच्छा मैंने पेज ही चेंज कर दिया। इस प्रकार आपने देखा कि टीकाकरण का मतलब टीकाकरण जो है कैसे कार्य करता है। हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसे अनेक बीमारियों को वैक्सीन के द्वारा ही रोका जाता है। तो वही हैजा का वैक्सीन लगता है, क्षय का मतलब
टीबी का वैक्सीन लगता है, और चेचक, हेपेटाइटिस, इन सब बीमारियों को कैसे खत्म किया जा सकता है, वैक्सीन के द्वारा ही खत्म किया जाता है। इसके लिए वैक्सीनेशन कराया जाता है। ठीक है, फिर आता है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए सन 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पेनिसिलिन की जाए तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम आता है। और एक और हमने पढ़ा था, ठीक है, एक और हमने साइंटिस्ट का नाम पढ़ा था जो इम्पोर्टेंट थे, मेरे ख्याल से उनका नाम था, हाँ, लुई पास्चर ने किण्वन की प्रक्रिया देखी थी। तो हम बार बार बीच बीच में रिवाइज भी कराते चलेंगे ताकि आपको ये इन साइंटिस्ट के नाम याद होते जाए और आपको रटना ना पड़े। ठीक है, और एक और बात ध्यान रखना है, एडवर्ड वैक्सीन के क्या बोला जाता है, वैक्सीन के खोजकर्ता कौन है? तो सबसे पहले वैक्सीन के खोजकर्ता जो है वो एडवर्ड जेनर ही है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है आपके बचपन में आपको अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिए गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हो? इनके लिए आपके माता पिता की मदद ले आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा करने की आवश्यकता होती है। आवश्यक टीके के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। और बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन और समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में टीका वैक्सीन है। तो मतलब ये एक एकमात्र पिलाने वाला वैक्सीन है। ठीक है, जो हमारा इंसर्ट मतलब शरीर में इंसर्ट नहीं किया जाता, इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, ये हमें क्या किया जाता है, पिलाया जाता है ड्रॉप के रूप में। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका है, मतलब वैक्सीन है। ठीक है, और आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया, मतलब खत्म हो गया, कमी हो गई। ठीक है, और आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पे किया जा रहा है, जिससे मनुष्य और अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा रहा है। मतलब सूक्ष्म जीवों के टीकों का निर्माण किया जा रहा है जिससे हम बीमारियों को रोक सकें। ठीक है, जो जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वहीं पे हम टिक लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। ठीक है, अब मिट्टी की उर्वरकता की बात करते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। तो भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल। कुछ जीवाणु में की बात क्या आएगी, राइजोबियम की बात कर रहे हैं। और नीले हरे शैवाल क्या करते हैं, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन होता है उसका स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है। मतलब जो हमारी मृदा है, मिट्टी है, उसमें नाइट्रोजन की कमी नहीं हो पाती, उसमें नाइट्रोजन की वृद्धि होती है तथा उसकी उर्वरकता में भी वृद्धि होती है। इन्हें समानतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इस प्रकार के जीवाणुओं को कहते हैं जैविक नाइट्रोजन, मतलब इस जीवाणु के द्वारा की गई क्रिया को हम कहते हैं जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आगे चलते हैं तो आगे रहा हमारा ये पर्यावरण का शुद्धिकरण। उसके पहले हमें कुछ दिखाया गया है नीले हरे शैवाल। ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक साइनोबैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, ये जो है वो हमारे क्या है, नीले हरे शैवाल दिखाए गए हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण, आपने विद्यालय के माली को देखने के पश्चात पहली पूजो और दूसरे विद्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पत्तियां एवं फल सब्जियों का कचरा एकत्र करके उनके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डाला। कुछ समय बाद उसका विघटन होने के बाद खाद में परिवर्तित हो गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे करते हैं भाई, इतने सारे वृक्ष हैं, इतने सारा मतलब हम खाना वाना खाते हैं, इनके छिलके इकट्ठा होते हैं, कई सारी चीजें ऐसी अपशिष्ट चीजें होती हैं जिनको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको एक बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं। ठीक है, उसमें हम भरते जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो खुद सड़ने लगते हैं और सड़ के बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। वो क्या बन जाते हैं, खाद बन जाते हैं। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है, तो ये सब सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। इससे क्या होता है, पर्यावरण का शुद्धिकरण होता है। पर्यावरण का शुद्धिकरण कैसे हुआ, एक तो हमको खाद मिल गई, दूसरी ये जो कचरा था वो उसकी सफाई हुई ना, शुद्धिकरण। ठीक है, और हमारा पर्यावरण भी प्योर रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने क्रियाकलाप लिखा है, इसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, चलो पढ़ ले क्या, चलो पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, 2 गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिए। इन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। गमले
एक गमले में पौधे का कचरा भर दीजिए तथा दूसरे वाले गमले में पॉलिथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे खिलौने इत्यादि भर दीजिए। उन्हें एक और रख दीजिए, 3-4 सप्ताह बाद उनका परीक्षण कीजिए। मतलब एक तरफ हमने क्या किया है, मिट्टी से भर लेना है, ठीक है। दोनों 2 ग्लास लेनी है, दोनों ग्लासों को हमें मिट्टी से भर लेना है। एक में हमें कचरा भरना है, ठीक है। घर का जो कचरा होता है, घर का कचरे का मतलब खाने पीने वाली छिलके वगैरह हुए, ये सब हमें भर देना है। दूसरे में पॉलिथीन, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक भर देना है। फिर हमें 3-4 सप्ताह के लिए इनको रख देना है, फिर देखना है क्या हुआ, फिर हमें परीक्षण करना है। भाई हम क्या देखेंगे, आप दोनों गमलों की वस्तुओं में कोई भी अंतर दिखाई देता है? भाई बिल्कुल अंतर दिखाई देगा। उसमें जो चीजें थी जिसमें हमने छिलके वगैरह भरे थे वो घटित होने लगे हैं, और दूसरा पॉलीथीन, शीशा, ये प्लास्टिक जो है वैसा का तैसा बना ही हुआ है, वो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। यही बात इन्होंने बताई। आप देखेंगे कि गमला एक के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो रहा है, ठीक है। सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये अपघटन हो रहा है। कैसे हो रहा है? सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये अपघटन हो रहा है। और ये किसमें परिवर्तित हो रहा है? खाद में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधों द्वारा पुनः उपयोग किए जाएंगे। मतलब खाद बन रही है तो किसके द्वारा उपयोग किए जाएंगे? मिट्टी के द्वारा उपयोग किए जाएंगे, तो हमारी उस मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा, ठीक है। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला बी की पॉलिथीन थैली, कांच की खाटनी बोतल और खिलौने के टूटे हुए टुकड़ों का क्या हुआ? तो वो उन पर सूक्ष्म जीव का कोई असर नहीं हुआ, वो वैसे के वैसे बने रहे, ठीक है। कि आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कुछ समय बाद वह विलुप्त हो जाते हैं। मतलब कभी कभी क्या हो जाता है, कोई जीव मर जाता है, कोई सड़े गले पादप मतलब पेड़ पौधे पड़े हुए होते हैं, वो कुछ दिनों बाद ही क्या होते हैं, अपने आप ही गायब हो जाते हैं। तो अपने आप गायब नहीं होते, उनको गायब करने के लिए सूक्ष्म जीव होते हैं। वो सूक्ष्म जीव उनको सड़ा सड़ा के खा के उनको गायब कर देते हैं, ठीक है। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? अपघटन करना कहते हैं। उन्हें क्या करते हैं? उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधे जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं, ठीक है। जो अपघटित हुई चीजें हैं वो एक खाद के रूप में परिवर्तित हो गई, वो हमने खाद किसमें डाल दी? पुनः मिट्टी में डाल दी, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरता बढ़ी। मतलब मिट्टी द्वारा पुनः इस चीज को उपयोग कर दिया गया, ठीक है। इस प्रकार हानिकारक और दुर्गंधित पदार्थों का निम्नीकरण करके हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। तो इसी प्रकार हमने क्या किया भाई, ये सब चीजें जो थी खराबी चीजें थी, हानिकारक चीजें ही तो थी, तो हमने क्या किया, इनकी दुर्गंध जो थी, मतलब कोई चीज सड़ेगी तो उसमें दुर्गंध तो आएगी ना, दुर्गंध हुई, हानिकारक चीजें जो थी, हमने क्या किया, इनका अपघटन कर दिया, इनका निम्नीकरण कर दिया, मतलब इनको बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया। फिर हमने जहां इसको यूज करना था वहां पे यूज कर लिया, इससे में पर्यावरण भी शुद्ध हुआ और वो चीज यूज भी हो गई, खत्म भी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब हमारे पास हानिकारक सूक्ष्म जीवों की बात हो रही है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं भाई, सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से। हाँ, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, उनके फायदे पढ़ रहे थे, लेकिन हानिकारक तो होंगे भाई। आधे से ज्यादा हमारे हानिकारक ही होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं या पौधों में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को क्या कहते हैं, रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। क्या बोलते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, मतलब उनको खराब कर देते हैं, ठीक है। उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। मतलब क्या है भाई, हम बेल्ट, चमड़े की बेल्ट वगैरह रख देते हैं, अगर वो रखती रहती है, अगर हल्की सी भी वहां पे नमी पहुंच गई, वहां पे सूक्ष्म जीव पैदा हो जाएंगे, उस बेल्ट को खराब कर देंगे, व्हाइट व्हाइट जम जाएगा, ठीक है। ये बात बोली गई है। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, मनुष्यों में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल, भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव कैसे उत्पन्न होते हैं? सांस के द्वारा, हम जो पानी पीते हैं उसके द्वारा, भोजन से, इनसे हमारे शरीर में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति भाई, जिसके शरीर में ये सूक्ष्म जीव प्रवेश कर चुका है, ठीक है, उसमें रोग उत्पन्न कर दिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? संक्रमित व्यक्ति। मतलब जो कोरोना जब किसी व्यक्ति को हो गया था, उसको क्या बोलते हैं? संक्रमित व्यक्ति। अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण होता है,
संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। मतलब जैसे कोरोना आपको था, मुझे तो था नहीं, पर हम आपके संपर्क में आए तो ये रोग हमको भी हो गया। मतलब हम एक दूसरे के संपर्क में आने पे ये रोग एक दूसरे को भी फैल सकता है। कई सारे रोग ऐसे नहीं होते, पर कोई कोई होते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों को संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु किसके द्वारा फैलते हैं? संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन द्वारा, कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। ऐसे हम रोगों को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। संचरणीय मतलब चलने वाला रोग, या कह लो एक दूसरे से फैलने वाला रोग, ठीक है, कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि हैजा हुआ, सामान्य सर्दी जुकाम हुआ, चिकन पॉक्स हुआ, क्षय रोग हुआ। इसमें हम कोरोना भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोरोना को तो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो भाई चिकन पॉक्स, जब कोई किसी को चिकन पॉक्स होता है, चेचक होती है, तो उसको एक अलग कमरे में बैठा देते हैं, लिटा देते हैं, उसको अलग बिस्तर दे देते हैं, उसको अलग बर्तन दे देते हैं। क्यों? ताकि घर के किसी अन्य सदस्य को यह ना हो। ऐसे ही कोरोना भी होता है। सर्दी जुकाम में अगर घर में किसी एक को जुकाम हो जाता है तो घर के सारे सदस्यों को लगभग जुकाम हो ही जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म जीवों के साथ हजारों रोग कारक वायरस वायु में आ जाते हैं, ठीक है। यह वायरस सांस के द्वारा ली जाने वाली वायु के साथ हमारे शरीर में, भाई हम खड़े हैं, आप खड़े, आपको है जुकाम, हमको नहीं है जुकाम, आपने छींका, आपकी मुंह से निकले हुए जो विषाणु थे, भाई आपके पास में खड़े हैं, सांस तो हम भी ले रहे हैं, वही विषाणु हमने भी ग्रहण कर दिए अपनी नाक के द्वारा, तो भाई हमको भी हो गया जुकाम, ठीक है। किसी किसी को ये जुकाम होता है, बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उनको जल्दी नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, ठीक है। जब आप संचरणीय रोगों से का फैलना किस प्रकार रोकते हैं? तो भाई एक दूसरे से थोड़ा, क्या बोला है, 2 गज की दूरी है जरूरी, समझे, डिस्टेंस बनाकर। तो फिर यहाँ पे लेके हमें छींकते समय अपने मुंह पर, नाक पर रुमाल रखना चाहिए। अच्छा यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बना के रखो, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। मतलब कुछ कीट मतलब कीड़े, ये जंतु मतलब छोटे छोटे जंतु की बात की जा रही है। कुछ कीट और जंतु ऐसे भी होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। इस बात का मतलब क्या है? मतलब कुछ छोटे छोटे कीड़े, ये सूक्ष्म जीव, मतलब सूक्ष्म जीवों की बात नहीं की जा रही, कीड़े मकोड़ों की बात कर रही है। कुछ कीड़े ऐसे भी होते हैं जो ये जो हमारे रोग होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह को फैलाने का कार्य करते हैं। मतलब यहाँ किसी के मलेरिया क्या होता है, जिसको मलेरिया है, मच्छर ने उसको काटा, वही मच्छर जिसने मलेरिया वाले इंसान को काटा था, किसी स्वस्थ व्यक्ति को उसने काट लिया, डेंगू का मच्छर हुआ, मलेरिया का मच्छर हुआ, तो वो स्वस्थ व्यक्ति में क्या हो गया? डेंगू हो गया। जबकि वो इंसान कहीं और है, वो इंसान कहीं और है, पर जा कौन रहा है? हम तो जा नहीं रहे, जा कौन रहा है? उड़ के वो मच्छर जा रहा है, मच्छर रोग फैला रहा है, ठीक है। तो ये किसने कार्य किया? रोग वाहक का कार्य किया है इस कीड़े ने, जिसका नाम है मच्छर, ठीक है। मक्खी, घरेलू मक्खी है इसका एक उदाहरण है, ठीक है। इन्होंने घरेलू मक्खी का उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु के अपशिष्ट पर बैठती है। तो मक्खी कहाँ बैठती है? मक्खी जो होती है वो गंदी जगह पे बैठती है, ठीक है। रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। मतलब जो रोग होते हैं, गंदी चीजें, बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, बैड बैक्टीरियाज होते हैं, उसके शरीर से चिपक जाते हैं। तो जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठ जाती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है। मतलब हमें भैया ध्यान रखना चाहिए कि जो हम चीजें खा रहे हैं, जो चीजें खाने वाली हैं, उनको हमेशा ढक के रखना चाहिए, क्योंकि मक्खी तो अक्सर ही बैठती है, ठीक है। मच्छर हमारी बॉडी पे बैठते हैं, वो बात अलग है। मक्खी जो होती है खाने पीने वाली चीजों, हम गंदी जगह से आएगी और बैठ जाएगी अच्छी जगह पे, बहुत गंदी होती है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है जो भी व्यक्ति ऐसा संकुचित भोजन करेगा उसके बीमार पड़ने की संभावना है, ठीक है। तो भाई जो भी व्यक्ति ऐसा भोजन खाएगा जिसमें मक्खी बैठ गई है, ठीक है, तो वो उसके बीमार होने की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी, ठीक है। क्योंकि मक्खी के पैरों में हो सकते हैं बैक्टीरियाज, कैसे बैक्टीरियाज? बैड बैक्टीरिया, जो रोगों का संचार करते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा है सलाह दी जाती है भोजन को सदा ही कैसे रखना चाहिए? ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफिलीज,
ठीक है। मादा एनाफिलीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। ठीक है, तो इन्होंने मक्खी, घरेलू मक्खी के अलावा एक और उदाहरण दिया है जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर। मच्छर प्लाज्मोडियम, जिसे मच्छर मलेरिया परजीवी वाहक बोलते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। ठीक है, मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है। मादा एंडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। ठीक है, तो मच्छर कौन सा, प्लाज्मोडियम, ये भी एक वाहक है। और मादा एंडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। ठीक है, डेंगू के वायरस की बात की जाए तो किस मच्छर से होता है, तो एंडीज मच्छर से होता है। ठीक है, यहाँ पे कई तरीके के मच्छरों की बात की गई है। एक तो प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो कि जिसे मलेरिया होता है उसकी बात की गई है, और एक एंडीज मच्छर की बात की गई है जिसे डेंगू होता है। ठीक है, एक एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज की बात की गई है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, बात आती है कि हम मलेरिया और डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं, तो यहाँ पे दिखाया गया है मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, तो भाई देखते हैं कि मलेरिया से हम कैसे बचे। तो बहुत सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लिखा है सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। किसमें उत्पन्न होते हैं, सभी मच्छर कहाँ पैदा होते हैं, जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। जैसे कि पानी को रुका देने नहीं देना चाहिए, मतलब इसका क्या है, जैसे भरा हुआ तालाब होता है, ठीक है, वहां की तो बात अलग है, हम उसका पानी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, बात आती है अपने घर की, हम घर में रहते हैं ना, तो वहां मच्छर के फैलने का ज्यादा, मतलब मच्छर की बीमारियां फैलने का ज्यादा खतरा रहता है। जैसे कि हमारे घर में कोई बेकार सामान है तो हम छत पे डाल देते हैं, बेकार कूलर हुआ, बाल्टी हुई, कुछ भी हुई, तो बारिश जब होती है तो वही चीज उन सब में, इन सब सामानों में भरता है। पानी जो है कूलर में भर गया, बाल्टी में भर गया, ऐसी जगह पे ये पानी भरा रह गया, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया कि पानी भरा रह गया। तो इनमें क्या पैदा हो जाते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। अब मच्छर पैदा होंगे तो घर में तो घूमेंगे। ठीक है, अब घर में घूमेंगे तो घर वालों को ही काटेंगे। अब काटेंगे तो फिर मलेरिया भी हो जाएगा, डेंगू भी हो जाएगा, जो बीमारियां होनी होंगी वो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि हमें पानी को कभी रुका नहीं रहना देना चाहिए। कूलर हुआ, टायर हुआ, फूलदान हुआ, कहीं भी जल को एकत्र नहीं होना चाहिए। अतः अपने आसपास के स्थानों को हमें शुष्क, मतलब सूखा रखना चाहिए। ठीक है, जिससे मच्छर के पैदा होने से हम उनको रोक सके। ठीक है, ये बात इन्होंने सिंपल से बोली है। इसे अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, मलेरिया को फैलने से रोक सकते हैं। ठीक है, आए समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जहां पे हमें एक वो दिखाई गई है, सारणी दिखाई गई है। सारणी में है क्या, आखिर सारणी में ये है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा पैदा होने वाले सामान्य रोग। तो मनुष्य जो है उसमें सूक्ष्म जीव के द्वारा कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मानव रोग दिए गए हैं, यहाँ पे सूक्ष्म जीव दिए गए हैं जिसे रोग होता है, जिनको हमने बोला है रोग कारक सूक्ष्म जीव। संचरण का तरीका, मतलब ये रोग कैसे फैलते हैं और बचाव के उपाय। ठीक है, क्षय रोग जिसको हम टीबी बोलते हैं, क्षय रोग जिसको हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं। ये किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। अब ये कैसे फैलता है, इसका संचरण कैसे होता है, वायु के द्वारा होता है। ठीक है, संपर्क के द्वारा हो सकता है। ठीक है, अगर हम, चलो बचाव जो है बाद में देखेंगे क्योंकि सबका बचाव जो है एक ही है। खसरा की बात करते हैं, खसरा जिसको मीजल्स बोलते हैं। ठीक है, खसरा, खजरा नहीं खसरा। ठीक है, मीजल्स बोलते हैं। ये एक वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, इसका भी वायु, मतलब एक दूसरे के संपर्क से फैल जाता है। चिकन पॉक्स, ठीक है, चेचक जिसको बोलते हैं, चिकन पॉक्स, ये वायरस के द्वारा होता है। ये भी वायु या सीधे संपर्क से होता है। ठीक है, और पोलियो की बात करते हैं, ये एक वायरस है, ये भी वायु या जल के संपर्क से होता है। ठीक है, एक दूसरे का जूठा पीने से हो जाता है क्या, पोलियो। पोलियो क्या है, एक वायरस है। क्षय रोग जो है वो जीवाणु से होता है, बाकी खसरा, चिकन पॉक्स, पोलियो वायरस से होते हैं। ठीक है, बचाव का एक ही मतलब उपाय है कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरीके से अन्य व्यक्तियों से अलग रखो, रोगी के व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखो, उच्च समय पर टीकाकरण करो। मतलब जो कोरोना में हमारे जो उपाय बताए गए हैं वो यहाँ पे करने हैं। फिर हमारा हैजा और टाइफाइड दिया गया है। ठीक है, हैजा जो है जीवाणु से फैलता है, टाइफाइड भी जीवाणु से फैलता है। हैजा जो है जल और भोजन, मतलब जूठा भोजन हुआ, जल हुआ, इससे हो जाता है। साथ में मतलब कि जल जूठा भोजन किससे, मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि बात करते हैं, किसी को हैजा है, आपने उसका जूठा पानी पी लिया,
ठीक है, इससे हो जाएगा ये ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा जल जिसमें ऑलरेडी हैजा के जीवाणु उपस्थित हैं, आपने वो पी लिया। भोजन ऐसा जिसमें ऑलरेडी वो अपशिष्ट है, मतलब कि खराब है, उसमें हैजा के जीवाणु पाए जाते हैं, वो आपने खा लिया तो आपको हैजा हो जाएगा। टाइफाइड जो होता है जल के द्वारा होता है, ठीक है, और गंदे जल के द्वारा, और ये भी जीवाणु से होता है। और इसके बचाव की बात की जाए तो इसमें व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन और उबला पेयजल एवं टीकाकरण, मतलब आपको अच्छी अच्छी आदत का मतलब है कि आपको साफ सुथरा हाइजीनिक रहना है, और भली भांति पके भोजन का मतलब ये नहीं कच्चा उबला इसे कैसे भी भोजन आपने खा लिया, भली भांति पका हुआ भोजन होना चाहिए, और पेयजल आपका स्वच्छ होना चाहिए, और टीकाकरण होना चाहिए। हेपेटाइटिस ए की बात करते हैं तो ये वायरस से होता है, और इसका जो वाहक है वो जल होता है, ठीक है। इसमें भी क्या करना पड़ता है, उबले हुए जल का प्रयोग करना पड़ता है, और टीकाकरण तो कराना ही है। मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से होता है, और इसको फैलाने वाला कौन होता है, मच्छर होता है। इसको बचने के लिए हमें मच्छरदानियों का प्रयोग करना चाहिए, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रयोग करना चाहिए, कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। जल के प्रजनन को रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र नहीं होने देना चाहिए, ठीक है, जल को हमें एकत्र नहीं होने देना चाहिए। और ये मलेरिया वाला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। चिकन पॉक्स इंपॉर्टेंट है, हैजा इंपॉर्टेंट, टाइफाइड इंपॉर्टेंट है, ये बातें इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने, उनके रोकने का तरीका दिया गया है, जो कि हमने पढ़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे इतना हमने यहाँ पे पढ़ लिया। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो आगे चलने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम चैप्टर को स्टॉप करते हैं। आगे हम कल के क्लास में पढ़ाएंगे, क्योंकि क्लास जो है काफी ज्यादा लंबी हो गई है, ज्यादा पढ़ोगे आप भी बोर हो जाओगे, मुझे भी, मेरे मुंह में भी दर्द होने लगता है बोलते बोलते। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मेरी वॉइस कैसी थी, अब मेरी वॉइस कैसी हो गई है, दोनों में काफी डिफरेंस आ चुका है। क्या फायदा आपको सुनाई ना दे, ठीक है। एक दिन में कई सारी क्लासेस करनी होती है, इस वजह से आवाज भी थोड़ी बैठ ऐसी जाती है। खैर फिलहाल आज की क्लास में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे कल के चैप्टर को कंप्लीट कराएंगे। और हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वीडियो दिख जाएगी किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।